चले, आज का अपना नया टॉपिक कौन सा? ऊष्मा एवं तापमान। तापमान चले, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊष्मा पढ़ना आपको। पहले बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा यानी कि हीट। ऊष्मा यानी कि हीट किसको बोलते हैं? ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है। चले, जबकि तापमान क्या होती है? एक अवस्था है। तापमान क्या होती है? एक प्रकार की अवस्था होती है। आपको पढ़ना ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की क्या? ऊर्जा का ही रूप है। चले आगे, फिर आप इसके अनेक प्रकार की इकाइयां पढ़नी। ऊष्मा की इकाइयां अलग अलग प्रणाली में अलग अलग इकाइयां होती है। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सीजीएस इकाई में। सीजीएस इकाई में चलेंगे, इसके अंदर इसकी इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। कैलोरी। सीजीएस इकाई में इसकी इकाई होती है कैलोरी। 1 ग्राम भार किस में मापा जाता है? ग्राम में। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा। मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, बाकी का लिख आपको देखते रहना। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 कैलोरी कहलाती है। मैंने पानी को ग्राम में क्यों नहीं, क्योंकि इकाई कौन सी है? सीजीएस। दूरी सेंटीमीटर में, भार ग्राम में और समय सेकंड में। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में आवश्यक जो ऊष्मा होती है वो क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। सर ये जूल क्या चीज होती है? जूल भी एक क्या होती है? ऊष्मा की इकाई जो होती है एमकेएस प्रणाली में। किसमें होती है? एमकेएस प्रणाली में। एमकेएस प्रणाली में इसकी क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। ऊष्मा की इकाई सीजीएस प्रणाली में कैलोरी होती है, जबकि एमकेएस प्रणाली में क्या होती है? जूल होती है। 1 जूल बराबर आपको पता है 1 कैलोरी में कितने जूल? इसी को कन्वर्ट करके देख लो भाई। इधर मेरे को 1 जूल निकालना है, तो एक ये जो 4.18 है, 1 के बटा में नहीं आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी। चलेंगे, जब आप 4.18 में भाग दोगे तो लगभग आंसर इसका आएगा 0.24 कैलोरी। 0.24 कैलोरी। और ये सवाल पूछा गया है 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 1 जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। कितने कैलोरी होते हैं? 0. जबकि आपको अगर उल्टा पूछ रहे इसका 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल। कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। जबकि आप इसका भाग देखो ना, तो लगभग 0.23 समथिंग आएगा, 0.239। अगर 30 रंग कहेंगे ना, 5 या 5 से ज्यादा है, तो आगे वाले अंक को एक बढ़ा देते हैं, तब माना गया कितना आता है? 0.24 कैलोरी। चले आगे, तो इकाई सीधी सी याद रखो, सीधी सी इकाई में कैलोरी होती है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। एमकेएस प्रणाली में ऊष्मा की इकाई जूल होती है। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24 कैलोरी होते हैं। चले आगे, अगला फिर आप पढ़ोगे CHU। पूरा नाम होता है सेंटीग्रेड। एच का मतलब होता है हीट, यू का मतलब होता है यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट। चल आगे, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है, आपके लोग CHU को पूरा नाम याद रखना। पहले तो CHU का पूरा नाम सेंटीग्रेड हीट यूनिट। चले आगे, इसके अंदर क्या होता है? 1 कैलोरी में कितने में, या 1 CHU में 453.6 कैलोरी होता है। कितना होता है? ये डाटा फिक्स है और आपको याद रखना ही रखना है। कितना होता है? 1 CHU यानी कि 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? 453.6 कैलोरी होते हैं। चलें आगे, हो जाएगा क्या? इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? 1 पाउंड इसके अंदर चलेगा। 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? 1 CHU कहलाती है। 1 CHU
कहलाती है। आई क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा ना। अब एक आप पढ़ोगे जिसके अंदर नाम आएगा BTHU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जगह नहीं, इतना उतारो फिर चलते हैं। चलो करें। अगली यूनिट देखो, एक यूनिट होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ऊष्मा की इकाई होती है। BTH के साथ लिखा जाएगा और U अलग से लिखा जाएगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके अंदर क्या होता है सर, एक BTH के अंदर, एक BTHU के अंदर 252 कैलोरी होते हैं, 252 कैलोरी। और वेरी 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 मोस्ट है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? 252 कैलोरी। डेफिनेशन इसकी होगी, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं। एक पाउंड पानी का, एक पाउंड पानी का तापमान एक फ़ारेनहाइट बना, इसमें तापमान फ़ारेनहाइट में चलता है। लिख देता हूं, एक पाउंड पानी का तापमान एक फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? एक BTHU कहलाती है। जबकि जस्ट इससे पहले पढ़ा था आपने, कौन सा पढ़ा था? इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा था? सेंटीग्रेड हीट यूनिट। उसके अंदर क्या था? एक पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, वहां पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसमें क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो दोनों में अंतर है, तो ध्यान रखना। चले आगे। तो एक BT आपको कितना याद रखना, एक BTH में कितना होता है? 252 कैलोरी होता है। कितना होता है? 252 कैलोरी होते हैं। एक यूनिट पढ़ो जिसका आपको पूरा नाम याद रखना है। एक पढ़ोगे CEU, और एक पढ़ोगे आप थर्म पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थर्म पढ़ोगे। ये भी क्या होती है? ऊष्मा की इकाई होती है। थर्म जो होती है, ये तो गैस कंपनियों द्वारा गैस कंपनियों द्वारा ली जाने वाली इकाई है। ये पूछ सकते हैं, कभी पूछा नहीं कि ये, वैसे पूछ लेना। गैस कंपनी द्वारा ऊष्मा की इकाई कौन सी मापी जाती है? थर्म मापी जाती है। कितनी मापी जाती है? इसके अंदर क्या होता है? 1000 कितना? 1000 पाउंड पानी का तापमान, इसमें पाउंड लिया, 1000 पाउंड पानी का तापमान 100 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? थर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? थर्म कहलाती है। चले आगे। एक होती है इसमें कॉन्टिनेंटल इंजीनियरिंग यूनिट, इसका पूरा नाम होगा CE का कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। इसका आपको खाली पूरा नाम याद रखना है। CEU का दो नाम ही रखना है, एक तो कौन सा था? सेंटीग्रेड हीट यूनिट, CHU है, और एक है CEU है, यानी कि कॉन्टिनेंटल इंजीनियर यूनिट, और एक है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसके अंदर तो क्या लिया जाता है? 1 पाउंड पानी लिया जाता है, जबकि थोड़ा सा इसमें बताते हैं, इसमें पानी लिया जाता है 1000 किलो। कितना लिया जाता है? 1000 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो आवश्यक ऊष्मा होती है, उसको क्या बोलते हैं? CEU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CEU। पूरा नाम होगा कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। इन सब का एक एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपने पढ़ी है 1 कैलोरी CGC की होती है। इसमें कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। कितने होते हैं? 4.18 जूल होते हैं। फिर आपने पढ़ा था जूल, ये होती है एमकेएस प्रणाली के। 1 जूल में होता है कितना? 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। फिर आपने पढ़ी थी CHU कॉन्टिनेंटल हीट यूनिट। इसके अंदर होता है, एक CHU के अंदर होता है 453.6 कैलोरी। और एक आपने पढ़ी है कौन सी? बाकी तो आप बस एक BTHU याद रखना, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें होता है 252 कैलोरी। मार्क तो सभी इसी में है, बाकी सबका तो आपको याद रखना है भाई। थर्म जो यूनिट है तो वो किसके द्वारा ली जाती है? गैस कंपनी द्वारा ली जाती है। चले आगे। इसमें तापमान किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट तक। किसमें मापा जाता है? फ़ारेनहाइट में। ये अभी तक का मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपको 1-2 सवाल मिल ही जाएगा और हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है।
इतना उतार लो, फिर चलते हैं आगे। चले आगे, अगला देखो। अब आप पढ़ना आपको अगला जो टॉपिक है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? मैंने कहा सर इसके प्रभाव निम्न है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना वो तो पढ़ना आपको विद्युत प्रभाव। क्या पढ़ना आपको? विद्युत प्रभाव। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बता दूंगा। तीसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है आकार परिवर्तन। आकार परिवर्तन, भाई ऊष्मा देने पर क्या क्या प्रभाव होंगे वो बता रहे हैं। तापमान परिवर्तन होगा, आकार परिवर्तन होगा, और क्या हो सकता है? एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और क्या हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन या प्रभाव। और क्या हो सकता है भाई? एक तो विद्युत प्रभाव, पहले लिखते जाते एक एक के बारे में ताकि आपको साथ साथ याद होता रहेगा। विद्युत प्रभाव, ऊष्मा के कारण क्या होता है? विद्युत प्रभाव होता है। ऊष्मा के कारण ही क्या होता है? विद्युत प्रभाव होता है। विद्युत प्रभाव होता है। ऊष्मा के कारण क्या होता है? अगर ऊष्मा नहीं होगी तो आपकी लाइट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। चलाएंगे तो विद्युत प्रभाव किसके कारण होता है? ऊष्मा का ही प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ऊष्मा का। अच्छा, तापमान परिवर्तन कारण होगा किसी कोई वस्तु, अगर आप ऊष्मा दोगे, किसी वस्तु क्या दोगे आप? ऊष्मा दोगे तो क्या हो सकती है? क्या होगी? गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किसी वस्तु का गर्म होना, किसी वस्तु का गर्म होना, गर्म होना, यह भी कौन सा प्रभाव कहलाता है? ऊष्मा का प्रभाव। लेकिन कौन सा कहलाएगा? तापमान परिवर्तन के कारण। अच्छा, आकार में परिवर्तन, आपको पता है सीधा अगर आपको लोहा दे दे, सीधा आपको क्या दे दे? लोहा। अब बोर्ड का आकार परिवर्तन कर दोगे क्या उसका? नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते? उसको आप गर्म करके क्या कर सकते? आकार। और गर्म किसका कारण होता है? ऊष्मा के कारण। गर्म किसके कारण होगा? ऊष्मा कारण। मतलब आकार में परिवर्तन कर सकते हो ऊष्मा के कारण। क्या कर सकते हो? आकार में धातु का आकार बदल सकते हैं। धातु का आकार बदलना, आकार बदलना। जैसे एक चादर है, चादर की क्या बनना? संदूक या बक्से बनाना। कौन से कारण बनता है? ऊष्मा कौन से प्रभाव से बनता है? आकार परिवर्तन के कारण। चले आगे। एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी एक ऊष्मा का प्रभाव। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट कर लेना। भौतिक परिवर्तन जैसे आपका बर्फ है, बर्फ से क्या बनना? पानी बनना। और वापस पानी से आप क्या बना सकते हो? बर्फ बना सकते हैं। नहीं बना सकते क्या? ये भी किसका प्रभाव है? ऊष्मा का भौतिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? ऊष्मा का भौतिक प्रभाव। इसके अंदर क्या होती है? अवस्था चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? अवस्था चेंज हो जाती है। चले आगे। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अब यह थोड़े दिन पहले पढ़ गया हूं इलेक्ट्रिक के अंदर। आपको पता है कि अगर आप किसी में क्या मिला तो अशुद्धि मिलाना, अशुद्धि मिलाना। एक अर्धचालक है, अर्धचालक के अंदर क्या मिला तो आप अशुद्धि। सीधा आपके पास अगर मैं सेमीकंडक्टर दे दूं, कोई या सिलिकॉन दे दूं या जर्मेनियम दे दूं, उसके अंदर मैं बोलूं आपको या तो 30 इंच मिले 500, सीधा मिला दोगे क्या? अगर मैं सीधा ऐसे दे दूं 500 जी, और इधर आपके पास पड़ा है अर्धचालक, इसके अंदर सीधा डाल दोगे? उसके लिए आपको एक प्रक्रिया करवाई जानी है जिसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। और डोपिंग किसके कारण होती है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है क्रिया। यानी क्या हो रही है? ऊष्मा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? तापमान, यानी कि ऊष्मा दे रहे हो। तो रासायनिक परिवर्तन भी हो सकते हैं। चले आगे। उसके बाद एक परिवर्तन और होता है, जैसे किसमें होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, आकार परिवर्तन होगा, तापमान परिवर्तन, विद्युत। और एक दो और है, वो आप देख लेना। यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशान लगे तो बता दो, हो जाएगा? उतार लो, फिर चलते चालू करें। यहां से टॉपिक और ही तगड़ा शुरू होगा। ऊष्मा के प्रकार। ऊष्मा के प्रकार ऊष्मा के प्रकार 3 प्रकार की होती है ऊष्मा। एक तो होता है रेखीय प्रसार। ऊष्मा के प्रसार, ऊष्मा के प्रकार प्रसार के आधार पर। किसके आधार पर? प्रसार के आधार पर। भाई फैलेगी कैसे? चले आगे। एक जो पहला पढ़ोगे उसका नाम है रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार। और दूसरा जो पढ़ोगे उसका नाम है क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार। और तीसरे जो पढ़ोगे प्रसार वो है आयतन प्रसार, आयतन प्रसार। मैं प्रसार का मतलब बता दूं। प्रसार का मतलब होता है फैलना या बढ़ना। किस चीज का बढ़ना या फैलना क्या कहलाता है? प्रसार। सबसे पहले बात करता है रेखीय प्रसार की। इनका सर ये क्या होता है? इसके अंदर आप याद रखना, इस प्रसार में
केवल केवल लंबाई बढ़ती, क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। कहने का मतलब क्या सर, अगर आप किसी धातु को क्या करते हो, गर्म करते हो, क्या करते हो, गर्म करते हो, तो उसकी क्या हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है। ये ऊष्मा कौन सा प्रभाव कहलाता है, कौन सा प्रसार कहलाता है? रेखीय प्रसार। एक रेखा में बढ़ती होती है, एक रेखा में, चाहे तो लंबाई में हो जाएगी और चाहे किस में हो जाएगी, ऊंचाई में हो जाएगी, और चाहे किस में हो जाएगी, चौड़ाई में हो जाएगी, चाहे किस में हो जाएगी, चौड़ाई में। एक दिशा में क्या होगा, प्रसार होगा, चाहे तो लंबाई में करवा लेना, चाहे ऊंचाई में करवा लेना, चाहे चौड़ाई में करवा लेना। मैं यहां लिख रहा हूं, एक लाइन का उत्तर है, ध्यान रखना। रेख के प्रसार में किसमें लंबाई होती है, किसमें वृद्धि होती है? केवल लंबाई में, केवल लंबाई बढ़ती है। इसके अंदर आपको याद रखना है, रेख के प्रसार को प्रदर्शित किससे किया जाता है? प्रदर्शित, रेख के प्रसार को प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से, इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भाई, लंबाई में हो रही है वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा में होगा वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, पहले कितनी लंबाई थी, इनटू में तापमान परिवर्तन करेंगे तभी तो लंबाई बढ़ेगी, तो लिख देंगे तापमान वृद्धि, तापमान, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि। जहां पे भी आपको दिखे वृद्धि बढ़ रहा है, वहां पे अपनी फिजिक्स जो यूज करती है वो करती है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, यहां छोटा सा लिख देता हूं, परिवर्तन, परिवर्तन। अगर मैं इसके आगे एल लिख दूं तो आएगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। तो लंबाई में वृद्धि या परिवर्तन एक की बात है, बीच में नीचे क्या आएगी, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई को दिखेंगे एल से, इनटू वापस क्या आएगा, तापमान वृद्धि जुड़ा तो लिख देंगे डेल्टा, फिर लिख देंगे टी। तो फॉर्मूला बन गया इसका अल्फा का, डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू डेल्टा टी, जहां जहां डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, एल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई। अगर डेल्टा टी बोले तो लंबाई में परिवर्तन, खाली एल बोले तो वास्तविक लंबाई, और टी का मतलब होता है तापमान, तापमान, और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, कितना परिवर्तन है आपने किया है। चलेंगे आगे, हो जाएगा क्या? अब एक बात सुनो, कई किताबें, कई जने बोलते हैं इनकी इकाइयां नहीं होती, जबकि इकाइयां होती है भाई, क्यों नहीं होगी? अब एक बात बताओ मेरे को, जितने भी प्रसार पड़ेगा आप उनके सब में भी अपन ये पढ़ेंगे, जैसे लंबाई से लंबाई तो कट जाएगा, डेल्टा से जैसा मान लेते एक बार कट, बट टाइम क्या बचेगा, टी नहीं बचेगा क्या? और टेम्परेचर, तापमान की इकाई क्या होती है? सेंटीग्रेड नहीं होती क्या? डिग्री सेल्सियस क्या होती है, सॉरी डिग्री, तापमान की डिग्री सेल्सियस होती है, क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। होगी कि नहीं होगी? तो अपॉन में क्या पड़ा है, डिग्री। भाई लंबाई से लंबाई तो कट ही जाएगी भाई, ऊपर भी क्या होगा, मीटर होगा, लंबाई में नीचे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा, ऊपर वाली इकाइयां तो सारी कट जाएगी, बचेगा अपॉन में खाली तापमान। तो इसकी इकाई बने क्या बनेगी, इसकी इकाई बनेगी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्या बन जाएगी, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको बना हुआ ऐसा मिलेगा, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको मोस्ट करके याद रखना ही रखना है। तीनों प्रसार की क्या होती है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। वापस बता देता हूं, एक ढंग से पढ़ लेना, अगला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेखीय प्रसार, रेखीय प्रसार के अंदर केवल और केवल किस लंबाई होती है, वृद्धि होती है केवल लंबाई में। जब ऊष्मा देते हैं तो किसी पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होना कौन सा प्रसार कहलाता है, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार को प्रदर्शित किया जाता है अल्फा से। निकालने का फॉर्मूला क्या, कुछ याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना है, लंबाई में परिवर्तन कितना उसका ऊपर रखना है, वास्तविक लंबाई इंटू क्या कर देंगे, तापमान में परिवर्तन। तो डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा टी। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? जस्ट इसका अगला और ही हो रहा है, क्षेत्रीय प्रसार का मतलब क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा ए बट्टा में ए इंटू डेल्टा टी लग जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा आयतन, तो डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू डेल्टा टी बन जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना उतारो, फिर चलते हैं, चलेंगे। अगला देखो, अगले प्रसार का क्या नाम था, क्षेत्रीय प्रसार। नाम में लिखा हुआ है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल, किसी भी क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्षेत्रफल किसी का भी अगर ज्ञात करना तो आप क्या करते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं करते क्या? तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रसार में, इस प्रसार में, इस प्रसार में लंबाई तथा चौड़ाई, चौड़ाई दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। आई क्या मेरी बात समझ में?
प्रदर्शित किया जाता है इसको बीटा से। फॉर्मूला आप खुद ही बता सको, बीटा लंबाई इंटू चौड़ाई मिलके क्या बन जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होगा परिवर्तन, तो डेल्टा ए अपॉन में क्या बन जाएगा वास्तविक क्षेत्रफल इंटू में तापमान में परिवर्तन कितना किया। ये किसका फॉर्मूला हो गया बीटा का। किसका फॉर्मूला हो गया ये। कुछ ही नहीं करना, बस आपको इतना रखना, ऊपर क्या रखना है लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि, चाहे आयतन पूछे तो भी वृद्धि, अपॉन क्या रखना वास्तविक इंटू क्या लिख देंगे। देखो एक छोटा सा फॉर्मूला बना के बताता हूं आपको। लिखना है यहाँ पे डेल्टा अपॉन में वास्तविक संख्या जो भी इंटू में क्या लिख देंगे डेल्टा टी। तो हमेशा यही फॉर्मूला है। देखो अगले का मैं एक बार करके दिखा रहा हूं। तीसरा कौन सा होगा आयतन प्रसार। और आपको पता आयतन किसको बोलते हैं, आयतन क्या होता है v बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों ही होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें लंबाई तथा चौड़ाई व ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है। तीनों में वृद्धि होती है। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सॉरी पहले बता देता हूं प्रदर्शित किससे करते हैं। प्रदर्शित किया जाता है इसको गामा से। ये गामा का सिंबल होता है, गामा से फॉर्मूला बन जाएगा इसका आयतन को प्रदर्शित करता है किससे v से, तो डेल्टा v अपॉन में वास्तविक v इंटू क्या लग जाएगा डेल्टा t। ये फॉर्मूला हो गया। बस नाम में आंसर छुपा हुआ है। अगर आयतन बोले तो यहाँ पे क्या लिख देंगे v, वास्तविक अगर आयतन की बात करें तो इसकी जगह v लिख देंगे डेल्टा t। तो ही अगर मैं क्या बोलूं क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्र के अंदर क्या होता है a, तो यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो ये किसका फॉर्मूला है क्षेत्रीय प्रसार। अगर आपको रेखीय प्रसार पूछे तो रेखीय में आपको पता लंबाई बढ़ती है तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो इन लोगों को फॉर्मूले एक से ही हो जाएंगे। तो आपको खाली इतना ही याद रखना, ऊपर में डेल्टा रखना है, नीचे में वास्तविक संख्या लिखनी जो आपको बोली गई इंटू में डेल्टा टी फिक्स है। और इन सब की इकाई काबिक देख लो, सारा कट कुटा के बीच में क्या बचेगा खाली अंत में क्या बचेगा टेम्परेचर, और इसकी क्या होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या हो जाएगी प्रति डिग्री। रेखीय का पूछे तो एल लगा देंगे, क्षेत्र का पूछे तो ए लगा देंगे, और प्रसार का पूछे सॉरी आयतन का पूछे तो बी लगा देंगे। हो जाएगा क्या, चलो चलें आगे। इन तीनों रेखीय प्रसार से तो न्यूमेरिकल आएंगे। जस्ट इन तीनों को मिला के एक संबंध बनेगा जिसको बोलते हैं ऊष्मा प्रसार में संबंध। अब आपको पता ऊष्मा प्रसार तीन प्रकार के पढ़े आपने, कौन सा पढ़ा था, एक तो अल्फा यानी कि रेखीय प्रसार, एक आपने पढ़ा कौन सा क्षेत्रीय प्रसार, एक आपने पढ़ा है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार को किससे दिखा देंगे बीटा से, और आयतन प्रसार को किससे दिखाएंगे v से। 2 मिनट v से। इन तीनों में संबंध होगा 1:2:3। चले आगे, मैं एक सवाल देता हूं इसके अंदर करके देखना, इसके अंदर इसके अंदर मैं बोल देता हूं यदि अल्फा बराबर आपको दिया है 12 तो बीटा वे आयतन को करते हैं गामा से वे गामा का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो आपको अल्फा का मान दिया कितना, और इन तीनों में संबंध आपको पता है अल्फा डॉट अनुपात बीटा अनुपात गामा। अनुपात होता है 1:2:3। अल्फा की वैल्यू आपको दे दी कितनी है, इसकी वैल्यू दे दी आपको कितनी है 12। तो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे देखो 1 की वैल्यू अगर 12 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर से ये दुगना ही तो है तो इसको भी क्या कर देंगे दुगना 24। और फिर क्या पूछा गामा इसका कितना गुना 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो 36, यह वैल्यू आ गई। अल्फा तो 12 दिया था, बीटा कितना होगा 24 और गामा कितना हो गया 36। ये भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में, उतार लो। फिर चलते हैं ऊष्मा संचरण की विधियां। चला गया, अगला जो पढ़ोगे वो ऊष्मा संचरण की विधियां। ऊष्मा संचरण की विधियां
ऊष्मा कैसे कैसे प्रवाह करती है। एक तो आपको पढ़ना, आपको चालन, चालन। दूसरा आपको पढ़ना है संवहन। तीसरा आपको पढ़ना है, तीसरी विधि होती है विकिरण, विकिरण, विकिरण। और चौथी आपको पढ़नी है वाष्पन, वाष्पन। और पांचवी पढ़नी आपको अभिवहन, अभिवहन। बुक के अंदर 3 ही है, 2 एक्स्ट्रा पढ़नी है आपको। बुक के अंदर आपके बुक के अंदर मिलेगी चालन, गलत लिख दिया क्या, एक तो मिलेगी चालन, संवहन और विकिरण। इन तीनों के बारे में पहले आप देख लो, उसके बाद 2 की बता देता हूं। देखो चालन की बात करते हैं। इसमें ऊष्मा बिना अणुओं के, बिना अणुओं के गति करती है, गति करती है। कहने का मतलब क्या है, जितनी भी धातु है, जितनी भी धातुओं में ऊष्मा संचरण कैसे होता है, चालन विधि से। किससे होता है, अगर आप किसी चीज को लेते हो और एक तरह से गर्म करते हो तो यहाँ का अणु जो है, यहाँ का जो अणु है वो यहाँ नहीं जाएगा, जबकि अणु क्या करेगा, ऊष्मा को एक अणु से दूसरे अणु तक भेजता है। ऊष्मा, धातु का जो अणु है, धातु के अणु में एक अणु दूसरे अणु को ऊष्मा स्थानांतरित करता है, ना कि अणु गति करते हैं। ऊष्मा बिना अणु के क्या करती है, गति करती है। अणु अपनी जगह से नहीं हिलते। एक अणु, जैसे एक अणु है, ये अपने पास जो दूसरा अणु, उसको ऊष्मा स्थानांतरित करता है। ये अणु अगले को, ये अणु अगले को, ये अणु अगले को। ये जो अणु है अपनी जगह फिक्स रहेगा, ना कि उठ के यहां जाएगा। इसका मतलब क्या रहता है, अणु जो अपनी जगह वहां पे क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ऊष्मा की वे विधि जिसमें अणु गति नहीं करते, अणु गति नहीं करते, कौन सी विधि है, चालन है। कौन सी विधि है, चालन। जितनी भी धातु है, जितनी भी धातु है, उनमें ऊष्मा संचरण कौन सी विधि होती है, चालन विधि। अगली है संवहन। संवहन नाम आते हैं, आपको याद रखना है, दूध का उबलना, दूध का उबलना, उबलना। रेक्टिफिकेशन करोगे तो याद कभी नहीं होगा। दूध का उबलना, पानी गर्म करना, पानी गर्म होना। कहने का मतलब क्या सर, कोई भी अगर लिक्विड पदार्थ है, कोई भी अगर लिक्विड पदार्थ है, अगर गर्म हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी भगोना चढ़ाया होगा, दूध का अगर भगोना लेते हो आप, तो गैस पर अगर आप चढ़ाते हो, गैस पर, तो नीचे वाले जो अणु होते हैं वो घूम के कहां आते रहते हैं, ऊपर आते रहते हैं। फिर ऊपर वाले कहां जाएंगे, नीचे जाने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि संवहन में क्या करता है, अणु गति करता है। क्या अणु, कौन से गति करते हैं, अणु गति करते हैं। इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में ऊष्मा, 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 सॉरी, इसमें ऊष्मा का बिना अणु की गति करती है। इसमें ऊष्मा, ऊष्मा अणुओं की गति के कारण, अणुओं के गति के कारण, गति के कारण स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित, स्थानांतरित होती है। सर कहने का मतलब क्या, आपको जितना रखना किसमें अणु गति करते हैं, किसमें अणु गति नहीं करते। तो किसमें अणु गति नहीं करते, कोई अणु गति नहीं करता, वो तो चालन। धातु में होता है चालन, जबकि लिक्विड में कौन सा होती है, संवहन। नीचे वाली चीज गर्म होगी तो वो नीचे वाली कहां जाएगी, ऊपर आती रहेगी। ऐसे घूम घूम के गर्म, मतलब उसमें क्या हो गया, अणु गति करते। क्या गति करते हैं, अणु गति करते हैं। चलिए आगे। तो अणु की गति कारण ऊष्मा स्थानांतरण में कौन सी विधि यूज होती है, संवहन। जैसे दूध का उबलना, पानी का गर्म करना आदि। विकिरण, किरण नाम आते हैं, आपको याद रखना है, सूर्य, सूर्य, और कुछ मत याद रखना। जैसे किरण नाम आएगी, किरण से आपको पता है सूर्य, किरणें कहां से निकलती है, सूर्य से निकलती है। अब आपको पता है सूर्य की जो किरणें पृथ्वी तक आ रही है, बीच में कुछ अणु लगे हुए हैं क्या, नहीं लगे हुए। तो बिना किसी माध्यम के, बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का गति करना कौन सा कहलाता, कौन सी विधि कहलाती, विकिरण। और यही सवाल पूछा गया है कि ऊष्मा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो कौन सी विधि होती है ऊष्मा की, विकिरण विधि। इसमें कोई भी माध्यम यूज या कोई भी माध्यम भाग नहीं लेता। जबकि अगर आप चिमटा देगा पानी, वो चिमटा जब रोटी गर्म करते हो, या भगोना, आपका भगोना पकड़ने चाय बनाते हो, गर्म वो आगे करा, लेकिन आपका जो पाइप होता है वो गर्म हो जाता है। वो तो धातु का, इसलिए चालन होता है। दूध अगर गर्म हो रहा है उसी के अंदर, तो दूध का गर्म होना कौन सी विधि कहलाती है, संवहन।
सूर्य का अगर प्रकाश कर रहा है, जैसे सोलर प्लेट लगी हुई है, सोलर प्लेट पर अगर सूर्य प्रकाश आ रहा है तो कौन सी विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। कौन सी विधि द्वारा आ रहा है? विकिरण द्वारा। चले आगे, ये तो है आपके बुक के अंदर। और जो दो एक्स्ट्रा पढ़नी आपको ये पढ़नी वाष्पन। जैसे आपको याद रखना है, आपको जो मटकी देखी है, अब तो फ्रिज आगे, याद रखना घड़े के पानी का ठंडा होना, घड़े के पानी का ठंडा होना, ठंडा होना कौन सी विधि होती है? वाष्पन विधि। या आप याद रखो, अब जैसे अभी गर्मी आ रही है तो आपको याद रखना है पसीना सूखने पर, पसीना सूखने पर ठंडा महसूस होना, ठंडा महसूस होना कौन सी विधि कहलाती है? वाष्पन विधि कहलाती है। कौन सी विधि? ठंडा महसूस होता है ना, किसकी विधि के कारण होता है? वाष्पन के कारण। किसके कारण होता है? वाष्पन के कारण। डेफिनेशन क्या लिखोगे इस विधि में? इस विधि में ऊष्मा ऊपर की ओर, ऊष्मा ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है, तभी आपको पसीना कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर। घड़ा जो होगा ना, ऊष्मा उससे क्या निकलती है? बाहर। इसलिए अंदर का पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ये एग्जांपल याद रखना, घड़े के पानी का या शरीर का सूखने पर, पानी अगर सूख गया, पसीना, जबकि आप तो नहाते हो ना, उसके बाद भी आपको एक बार तो ठंडा लगता ही लगता है, लेकिन पसीने से आपको ज्यादा ठंडा लगता है। अगर आप पसीना सूख रहे हो और उस समय ठंडा महसूस हो रहा है तो कौन सी विधि कारण होता है? ऊष्मा की, अंदर की ऊष्मा बाहर निकल रही है, वाष्पन के कारण। चले आगे। अच्छा, अगली विधि अभिवहन विधि, वेरी 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 मोस्ट है, ध्यान रखना। इसके अंदर याद रखोगे लू तथा शीत लहर चलना, शीत लहर, जैसे अभी शीत लहरें गई हैं, लू आने वाली है। अपन तो मारवाड़ी, अपन तो समझते हैं लू। इसमें क्या होता है? इस विधि में वायु में से ऊष्मा का क्षैतिज प्रवाह होना। कौन सा प्रवाह होना? क्षैतिज प्रवाह होना। कौन सा कहलाती है? अभिवहन कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? अभिवहन। दोनों इंपोर्टेंट है। मेरे को ये लगता है इससे ज्यादा ये तो पूरा ये ज्यादा पूछी जाएगी इस बार, तो याद रखना। अगर लू चल रही है, शीतलहर चल रही है, तो किस विधि के कारण चल रही है? इसके अंदर क्या करती है? ऊष्मा ऊपर नहीं जाती। अगर ऊपर जा रही है तो कौन सी विधि होगी? वाष्पन। ये क्या कर रही है? क्षैतिज प्रवाह हो रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो कौन सी विधि होगी? अभिवहन। इसका एक सीधा सा आंसर यही है कि आपको इसलिए एग्जाम्पल याद रखेंगे। धातु का गर्म होना चालन, दूध का गर्म होना सेवन, सूर्य का प्रकाश नीचे आना विकिरण, वाष्पन यानी घड़े के पानी का ठंडा होना क्या कहलाता है? वाष्पन। और लू या शीतलहर चलना क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। कोई दिक्कत समझे परेशानी यहां तक? अब पढ़ेंगे कुछ एक नियम है जिसके अंदर चार्ल्स आएगा, बॉयल्स आएगा, उतार लो फिर चलते हैं। चले आगे। अब आपको पढ़ना है नियम, पढ़ने आपको गैस के नियम उसमें के अंदर आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो नियम दिया वो दिया था बॉयल ने। तो बॉयल का नियम पढ़ोगे, नाम सुना आप लोगों ने? एक पढ़ोगे चार्ल्स, बाकी तो आप होशियार हो ही। और तीसरा पढ़ोगे संयुक्त गैस का नियम, संयुक्त गैस का नियम। छोटी छोटी ट्रिक है, खुद की बनाई हुई है, देख लेना अगर समझ आए तो। देखो पहले बात करता हूं बॉयल की। बॉयल क्या है? वीआईपी आदमी। क्या आदमी है? वीआईपी आदमी। कैसा आदमी है? वीआईपी आदमी। चलेंगे। आपको पता है गैस के अंदर आपको तीन चीजें याद रखनी है। इसके अंदर क्या होता है? एक तो वी होता है यानी कि आयतन होता है गैस का, एक होता है इसके अंदर प्रेशर, और एक होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। ये तीन चीजें ही होती है इसके अंदर। कभी तक किसी एक चीज को स्थिर रखेंगे और एक को क्या करेंगे? देखो नेगलेक्ट करते रहेंगे। जैसे बॉयल का नियम, बॉयल क्या है? वीआईपी। जैसे वीआईपी आएगा, अब आई तो होता नहीं है, आप उसको याद रखोगे टी से। किसे याद रखोगे? टी से। तीनों चीजें मैं पहले बता चुका हूं। वी का मतलब होता है आयतन, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, और पी का मतलब होता है प्रेशर यानी कि दबाव। गैस के अंदर तीन चीज होती है, मैं लिख देता हूं। एक तो वी यानी कि गैस का आयतन, एक होता है टी यानी कि तापमान टेम्परेचर, और एक होता है प्रेशर दाब यानी कि दाब। इन सब की इकाई भी देखो। आयतन की इकाई क्या होती है? मीटर क्यूब। तापमान की क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। चलेंगे। और दाब की क्या होती है? पास्कल। दाब की क्या होती है? पास्कल। ये भी याद रखो। चले आगे। अब बॉयल क्या था? वीआईपी था। इसके अंदर क्या होता है? बीच में लगा देंगे समानुपाती। चले, इसको हटा दो टी को,
टी को देखना नहीं है भाई, टी तो था ही नहीं, अपन ने तो आई लिखा है, आई किसकी तरह लग रहा है, एक की तरह नहीं लग रहा क्या, तो इसको मान लेता हूं मैं एक है, क्या ये एक है। चले आगे। अब देखो इसके अंदर आपको कौन सी चीज नहीं दिख रही भाई, गैस के अंदर तीन चीज होती है, वी पी और टी, इसके अंदर कौन सी चीज नहीं दिख रही, टी नहीं दिख रहा, टी नहीं दिख रहा ना, तो क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार, यानी कि बोयल के नियमानुसार, नियमानुसार, बाकी आप लोग याद कर लो कैसे करना है, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार तापमान को, किसको, तापमान को स्थिर रखने पर, स्थिर रखने पर, रखने पर गैस का आयतन, गैस का आयतन, आयतन प्रेशर यानी कि दबाव, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यानी कि V व्युत्क्रमानुपाती 1/T, V समानुपाती, V व्युत्क्रमानुपाती 1/T। इसका मतलब क्या होगा कि बोयल के नियम में, बोयल के मोस्ट यही है, स्थिर यानी कि फिक्स किसको रखा जाता है, तापमान को क्या रखा जाता है, तापमान क्या क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तापमान स्थिर रखा जाता है। ये सवाल पूछा गया था बोयल के नियम में, बोयल के नियम में किसको स्थिर रखा जाता है, इतना याद रखो, बोयल क्या है, वीआईपी आदमी, बोयल क्या है, एक वीआईपी आदमी है, वीआईपी आदमी मतलब इसमें टी नहीं आ रहा ना, टी नहीं आ रहा, इसका मतलब टी को क्या रखेगा, स्थिर, तो तापमान को स्थिर रखेगा तो जो दोनों क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्या होगा, दोनों व्युत्क्रमानुपाती। जैसे इसका एक चाचा का लड़का जिसका नाम है चार्ल्स, चार्ल्स क्या रहता है, एकदम फ्री आदमी है, प्रेशर नहीं लेता, प्रेशर नहीं लेता, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर नहीं लेता, ये प्रेशर नहीं लेता, नहीं लेता, इसका मतलब क्या है, इसका जो दाब है वो क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स यानी कि क्या होगा, स्थिर होगा, दाब क्या होगा, स्थिर। अगर दाब स्थिर है इस नियमानुसार, यानी कि चार्ल्स के नियमानुसार, अनुसार यदि यदि दाब को फिक्स रखा जाए, दाब को फिक्स रखा जाए या स्थिर रखा जाए तो आयतन तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या चाह रहे हो सर, मैं कहना चाह रहा हूं अगर तापमान, अगर P फिक्स है, P क्या है, फिक्स है, तो जो आयतन है वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती, तापमान के क्या होता है, समानुपाती। कोई दिक्कत समझे, परेशानी, दो चीजें, दो लाइनें, एक यार बोयल तो क्या है, वीआईपी आदमी, बोयल क्या है, वीआईपी आदमी, टी नहीं लग रहा, दिख रहा, तो टी क्या होता है, फिक्स होता है, क्या होता है, तो बोयल के नियम में तापमान को क्या रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है। तापमान को फिक्स रखने पर आयतन जो होता है प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन के प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि चार्ल्स क्या है, प्रेशर फ्री है, यानी कि फिक्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, चार्ल्स में दाब फिक्स है, दाब फिक्स होने पर क्या होगा, तापमान जो होगा वो, ये तापमान या आयतन एक दूसरे क्या होता है, समानुपाती होते हैं। चले आगे। हालांकि इन दोनों को अगर समानुपाती हटाते हैं तो क्या आ जाता है, आगे की चीजें इन दोनों को मिला के बन जाएगा संयुक्त गैस का नियम। इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों नियमों को मिलाने पर किसका निर्माण हो जाएगा, संयुक्त गैस। संयुक्त का मतलब हो जाएगा मिश्रण होता है, इन दोनों का मिश्रण। इसका बताता हूं कैसे निकाला जाता है, उतार लो पहले इतना। चलो अगला आप करोगे संयुक्त गैस का नियम। संयुक्त गैस का नियम ये किसका होता है, बोयल प्लस चार्ल्स को मिलाया जाता है। डेरिवेशन करना है तो बाद में करते रहना, सीधा याद रखो। तीन चीजें होती है, पी वी टी, और चार्ल्स में भी क्या होती है, तीन चीजें होती है, पी वी टी। पहले तो ये बताओ बोयल के नियम में कौन स्थिर होता है, तापमान स्थिर रहता है। ये दोनों क्या गुणा की संख्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गुणा में जो पास होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। इसके अंदर क्या चलता है, प्रेशर क्या होता है फिक्स, जो बट्टा में होता है क्या होता है, समानुपाती, V समानुपाती T होता है। वैसे करवा चुका हूं, तो इधर बीच में बराबर। अगर बोयल बड़ा है तो 1 लिख देंगे, साल से एक छोटा है तो 2 नंबर का भाई है। ये फॉर्मूला हो गया, P1 V1 बटा में T1 बराबर P2 V2 बटा में T2। इन 6 इसके अंदर 6 चीजें, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई 5 आपको दे दी जाएगी और एक पूछी जाएगी। चले आगे, हो जाएगा क्या। अगला आपको पढ़ना है विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट ऊष्मा। मैंने कहा सर ये विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं? देखो, इकाई द्रव्यमान वाले इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चले आगे। मैंने कहा सर कहना क्या चाह रहा हूं? इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। वरना वन वर्ड याद रखो, इसमें पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती, नहीं बदलती। कहने का मतलब कि अगर आप लोहे को पिघला कर कुछ बनाओ तो वो लोहे की ही बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। जबकि आप क्या करते हो, बर्फ से पानी बनाते हो तो अवस्था, बर्फ क्या ठोस है, पानी क्या है? लिक्विड अवस्था है। तो वहां पे जो ऊष्मा लगती है, वहां पे लगती है गुप्त ऊष्मा, लेटेड हीट, वहां पे लगेगी गुप्त ऊष्मा। जबकि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा में क्या चीज है? इसमें क्या होती है? पदार्थ की अवस्था नहीं बदलती। अगर आप सोने की चीज बना तो वो वापस सोने की ही बनेगी, ना कि प्लास्टिक बनेगी। अवस्था चेंज नहीं होती। इसमें क्या हो जाती है? अवस्था चेंज। इसमें अवस्था चेंज नहीं हो जाती। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अवस्था चेंज हो जाती है। वरना तो आप डेफिनेशन भी पूछी गई, इसलिए मैंने लिखवा दी। इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ को तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने तक में आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। प्रदर्शित इसको किया जाता है मोटोडे एस से। एस का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो देखो, एस बराबर क्यू बटा में एम डेल्टा टी, जहां एस बराबर क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। और क्यू का मतलब होता है ऊष्मा, खाली क्या होती है? दी जाने वाली, किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा। और एम यानी कि मास, यानी कि द्रव्यमान। और डेल्टा टी का मतलब आपको पता है? तापमान। डेल्टा का मतलब तो होगा परिवर्तन। चले आगे। अब कहना क्या चाह रहे हो सर? अब एक बात, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या बनेगी? विशिष्ट ऊष्मा की इकाई क्या बनेगी? इससे कैसे बनेगी? विशिष्ट ऊष्मा की इकाई कैसे बनेगी? ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। होती है कि नहीं होती? मास की एक्स की इकाई क्या होती है? ग्राम। इनटू टी की इकाई क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं होती क्या? ये इकाई बन गई बस, कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। वरना आपको लिखा हुआ मिलेगा कैलोरी डिवाइड बाय ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में। यही तो सेम ही चीज है, कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। हो जाएगी क्या? चले आगे। अब इसके अंदर आपको क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा आपको ध्यान रखनी है। इसका बुक के अंदर आगे भी सॉल्यूशन दिया है। मेरे को अगर क्यू निकालना है तो नीचे वाली जो बाकी से गुणा में चले जाएगी, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। अरे ये नीचे वाली चीज है ना, ऊपर नहीं चली जाएगी क्या? तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। चले आगे। नोट डाल के दो चीजें अभी से कंफर्म कर लो, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। एक तो आएगी पानी की विशिष्ट ऊष्मा, एक आएगी बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा। अगर पानी की पूछे विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, कितनी होती है? 1। और बर्फ की कितनी होती है? 0.5। और इकाई आपको पता ही है, पीछे इकाई भी लिख दो ताकि याद रहेगा। जितनी बार लिखो उतनी बार ग्राम कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। इसके भी कितनी होती है? कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम इंटू सेंटीग्रेड। यहां तक वो दिक्कत समझ लग रही है तो बता दो, बना आगे चलता है। बता लो फिर चलता। स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा, एक लाइन का ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा। और दूसरी पढ़ोगे स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। पूछेगा नहीं कोई भी, लेकिन बुक में है तो करवा देते हैं, आएगा नहीं। चलेंगे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। डेफिनेशन क्या होगी?
किसी स्थिर दाब पर, जब दाब को क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, यही तो लिखा हुआ है स्थिर दाब, जब दाब को स्थिर रखा जाए तथा 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 जब किसी द्रव्यमान, पूरी लिख देता हूं, जब किसी द्रव्यमान द्रव्यमान का दाब स्थिर रखा जाए तथा उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, स्थिर दाब विशिष्ट ऊष्मा। मैंने द्रव्यमान को इसलिए इंक्लूड किया कि विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान आता है, इसलिए लिखा है भाई विशिष्ट ऊष्मा की क्या है, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसलिए मैंने वापस इसमें लिखना जरूर समझा ताकि आपको याद रहेगा, इसी में आंसर छुपा है। स्थिर दाब पर जो ऊष्मा दी जाती है वो विशिष्ट ऊष्मा, इसके अंदर इसको प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा को किससे करता है, एस से। किससे करता है, और दाब क्या है, दाब को किससे करता है, पी से। किससे करता है, पी से। तो ये किससे प्रदर्शित हो गया, एस पी से। सेम इसी की डेफिनेशन होगी, जब किसी द्रव्यमान का आयतन क्या रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा। अब एक बात बताओ, पूरी डेफिनेशन आप लिखना, विशिष्ट ऊष्मा को प्रदर्शित किससे करता है, एस से, और आयतन को किससे करता है, वी से। तो ये पूछा जा सकता है कि इसको किससे प्रदर्शित करता है, इसको किससे प्रदर्शित करता है। सबसे सरल है भाई, विशिष्ट ऊष्मा को एस से करता है, दाब स्थिर है तो एस पी हो गया, स्थिर आयतन है, विशिष्ट ऊष्मा को तो एस से करता है, आयतन को किससे करता है, वी से। आयतन को किससे करता है, वी से। चले आगे, अगला जो पढ़ोगे उसका नाम है ऊष्माधारिता। मोस्ट कर लेना, जहां जहां मैं मोस्ट लिखूं उसको ध्यान से देखते रहना। ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता। मैंने कहा सर ये क्या चीज होती है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्माधारिता कहलाता है। चले आगे, ऊष्माधारिता बराबर द्रव्यमान क्या हो गया, एम होता है मास, इनटू विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, एस होगी। क्या होगी, एस। सेम एक आगे और पढ़ेंगे, सेम जल तुल्यांक का फॉर्मूला आएगा जिसके अंदर सेम आएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना। इसके अंदर जो याद रखने वाली बात ये देखो, ध्यान करना, एम इंटू एस यानी कि मास इंटू स्पेसिफिक हीट, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल क्या कहलाता है, ऊष्मा धारिता। अब एक बात बताओ, एम का तो एम लिख देता हूं मैं, इंटू स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा क्या होगा, एम इंटू डेल्टा टी। यही तो होता है, एम से एम कटा कि नहीं कटा, तो ऊपर बच गया क्यू बटा क्या बच गया, डेल्टा टी। क्यू यानी कि ऊष्मा की क्या इकाई होती है, कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी। इकाई क्या होती है, कैलोरी। और तापमान की क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड होती है कि नहीं होती। तो ये पूछा जाएगा कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड किसकी इकाई होती है, ऊष्माधारिता। किसकी इकाई होती है, ऊष्माधारिता की। या किलो कैलोरी लग जाएगा, पीछे क्या लग जाएगा, किलो कैलोरी। चलेगा, सुनना मेरा, ऊष्माधारिता एम इंटू एस, काटा पीटी करके, वरना सीधा याद रखो इसकी क्या होती है, कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक आपको पता है जूल का नियम पढ़ेंगे आगे जाके। जूल के नियम क्या होता है, कार्य क्या करती है, ऊष्मा में परिवर्तन होता है। कार्य क्या होता है, ऊष्मा में परिवर्तन। तो कैलोरी की आगे जाके बन जाएगी जूल, और जूल बटा क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये भी किसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता की। किसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता। किसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता की। यह आप एक और याद रखो, आगे समझा दूंगा इसको, जूल प्रति केल्विन भी किसकी क्या होती है, ऊष्माधारिता की। इन तीनों में से कोई भी इकाई आपसे पूछी जा सकती है। अब एक बात बताओ, मैं इसको बार बार क्यों लिखा रहा हूं, आपके पास एक विशिष्ट ऊष्मा की इकाई बताओ क्या होगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है
कैलोरी ऊपर साथ में लिखते जाओ ताकि आपको याद रहेगा। Q अपॉन में क्या होता है m इंटू डेल्टा टी, तो ऊपर बनेगा कैलोरी, बटा में बनेगा ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इसी को बार बार क्या लिख रहा हूं, ध्यान रखना। विशिष्ट ऊष्मा की तो क्या होती है, कैलोरी प्रति ग्राम साथ में लगेगा, फिर लगेगा डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि ऊष्मा धारिता में देखो कैलोरी भी है सेंटीग्रेड भी है लेकिन ग्राम नहीं, क्योंकि यहां से कट गया था, एम और एम क्या कट गया था, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया, दोनों एक जैसी है दिखने में। जबकि आपको याद रखना विशिष्ट ऊष्मा में क्या लगता है, ग्राम साथ में लगेगा, जबकि ऊष्मा धारिता में ग्राम साथ में नहीं लगेगा। हो जाएगा क्या इतना, उतारो फिर चलते हैं, चले आगे। अब देखो एक होता है ऊष्मा मापन यंत्र, ऊष्मा मापी यंत्र, इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। ये क्या करता है, ऊष्मा मापता है। क्या मापता है, ऊष्मा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, कैलोरीमीटर कहलाता है, ऊष्मा मापी कहलाता है। अच्छा, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक याद रखना आपको, कैलोरीमीटर का जल तुल्यांक जल को प्रतिष्ठित किया जाता है W से। किससे प्रतिष्ठित करते हैं, W से। W बराबर इसका फॉर्मूला होगा, W बराबर जल तुल्यांक हो गया, W बराबर कैलोरीमीटर जल तुल्यांक का फॉर्मूला m इंटू एस। मैं यही सोच रहा हूँ, कंफ्यूज क्या हो रहा। सेम फॉर्मूला किसका होता है, अभी आपने पढ़ा ऊष्मा धारिता, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है। सेम फॉर्मूला किसका था, ऊष्मा धारिता का। जबकि यहाँ पर अगर आप ऊष्मा मापी यंत्र कैलोरीमीटर में अगर पूछे कि जल तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बराबर m इंटू एस, जहां m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान। क्या होता है, जल का द्रव्यमान, और s क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा। द्रव्यमान की क्या होती है, ग्राम। क्या होती है, ग्राम। और विशिष्ट ऊष्मा की क्या बोलते हैं एक बार, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और ग्राम नहीं लगे तो किसकी बन जाएगी, ऊष्मा धारिता की। चले आगे, एक पढ़ोगे आप ऊष्मा मापी का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा मापी का यांत्रिक तुल्यांक। इसका फॉर्मूला होता है, इसको प्रतिष्ठित किया था J से। J बराबर फॉर्मूला होता है W बटा H। W का मतलब होता है किया गया कार्य, और H का मतलब होता है उत्पन्न हीट, यानी ऊष्मा। कोई काम करोगे तो ऊष्मा तो हीट उत्पन्न होगी। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी भी गर्मी उत्पन्न हो ही रही है। चलो, मेरा काम तथा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या कहलाता है, ऊष्मा मापी यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। चले आगे। अच्छा, ये नियम जो होता है ना, ये जो यंत्र होता है, ये किस पर चलता है, जूल के नियम पर आधारित है। अब जूल का नियम क्या कहता है वो देखो। जूल का नियम बोलता है, जूल का नियम कहता है कि इस नियमानुसार कार्य ऊष्मा में बदलता है। कार्य क्या करता है, ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। चले आगे, कोई दिक्कत समझे परेशानी, वरना आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। ऊष्मा मापी क्या होगा, W बराबर m इंटू एस हो जाएगा, जल तुल्यांक का फॉर्मूला। जबकि ऊष्मा मापी का यांत्रिक तुल्यांक क्या होगा, J बराबर W बटा H हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक। अब ऊष्मा का लास्ट टॉपिक बचा, जिसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इतना उतारो फिर चलते हैं, चले आगे। ऊष्मा का लास्ट टॉपिक देखो भाई, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट पढ़नी है आपको। किसे बोलते हैं, इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ की एक भौतिक अवस्था से
एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में, दूसरी भौतिक अवस्था में बदलने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। उनका सर कौन कौन सी होती है गुप्त ऊष्मा? एक तो होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी कि हर जगह स्पेसिफिक हीट मेल्टिंग, और एक बन जाएगी आपको किसकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। चलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा देखते हैं। इसके अंदर आपको छोटी छोटी लाइनें दो याद रखनी। कोई चीज गल रही है, गलने से पहले वो क्या होगी? ठोस होगी। क्या होगी? ठोस। ठोस को क्या बदल देगा? ये द्रव में। किसमें बदल देगा? द्रव में। तो गल के नहीं जाएगा क्या? तो इसमें लिखेंगे किसी 1 kg द्रव्यमान वाले पदार्थ को पूर्णतः द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू तो होता ही होता है, आपको पता है। ऊष्मा के कई पर्दे से क्यू से करते हैं, क्यू एम लिख दें, क्यू एल लिख दें, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्यू एल बराबर हो गया एम इंटू एल एम, जहां क्यू एल का मतलब होगा लेटेंट हीट यानी गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, जबकि एम का मतलब होगा द्रव्यमान यानी कि मास या द्रव्यमान, और एल एम का मतलब हो गया गलन कैलोरी, जिसको आपको देगी होगी। चलेंगे एम इंटू एल एफ, जहां पे आपको नोट डाल के एक चीज रखनी है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हर जगह काम आएगा आपको न्यूमेरिकल में, मैं करवाऊंगा अभी न्यूमेरिकल। कितनी होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी होती है। आपको याद रखना फॉर्मूला कहता है Q बराबर ml, Q बराबर ml। इस पूरे का फॉर्मूला है Q बराबर ml। अगर गलन की कर रहे तो M लिख देंगे, मेल्टिंग पॉइंट लग जाएगा, और वाष्पन की कर रहे तो क्या लग जाएगा? वेपोराइजेशन। पहले लिखवा देता हूं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होगा? इसमें वाष्प बनेगा यानी कि कोई द्रव है, द्रव पूर्णतः क्या बन जाएगा? भाप, यानी कि वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? वाष्प। डेफिनेशन इसकी बनेगी किसी 1 kg द्रव्यमान वाले पदार्थ को पूर्णतः भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। निकालने का फॉर्मूला होगा इसका QL बराबर M इंटू वेपोराइजेशन। भाई M तो हो गए, दोनों में सेम होगा, यहाँ पे LV लग जाएगा, मतलब वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे मेल्टिंग ही लग जाएगी। अब आपको पता है कोई द्रव होगा, तो द्रव को होता है पानी की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 539 कैलोरी। तो कितनी होती है? 539 कैलोरी होती है। कितनी होती है? 539 कैलोरी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। जबकि आपको पूछे पानी की विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा पूछे तो एक होती है बर्फ की, होती है आधी 0.5। जबकि अगर गलन की पूछे तो बर्फ की होती है 80 कैलोरी और पानी की होती है 539।
इतना उतार लो, फिर चलते हैं। चलेंगे। देखो एक सवाल दिया आपको, एक 20 ग्राम जल, जहां पे भी आपको ग्राम दिखे या पीछे भार दिखे, ये तो इसकी वैल्यू होती है एम की। एक 20 ग्राम जल के तापमान को 55 से 60 डिग्री, 55 से 60 डिग्री करने में लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? आपको पता है फॉर्मूला क्या, तो ऊष्मा का बराबर Q बराबर ms डेल्टा T, जहां m कितना है 20, कितना है 20, S यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। अब आपको विशिष्ट ऊष्मा तो कहीं दी नहीं है, लेकिन इसने बोल दिया क्या है, जल है, क्या है, और जल की आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 1, तो जल की होगी 1 इंटू डेल्टा टी यानी कि तापमान परिवर्तन। 55 से 60 करना है तो परिवर्तन कितना होगा, 5 का, कितने का होगा, 5 का, गुणा करो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 1 जीरो पीछे, कितनी की आवश्यकता होगी, 100 कैलोरी, कितनी की आवश्यकता होगी, 100 कैलोरी। अगला सेम सवाल है, अगला सेम सवाल है, 40 ग्राम जल है, तापमान 60 डिग्री तक बढ़ाना है, आवश्यक ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी, एम का मतलब 40, जल है वापस तो एस की वैल्यू 1, डेल्टा टी पीछे है नहीं तो 0 से 60 यानी कि इसको कितना करना है 60, तो 6 कितना होगा 24, डबल 0 पीछे कैलोरी। आंसर उतार लो, फिर चलो चलेंगे। आपके पास सवाल एक 20 ग्राम बर्फ है, 20 ग्राम बर्फ जिसका तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? आपको एक बात ध्यान रखना, बर्फ सीधा कभी भी पानी में नहीं बदल सकती। चलेगा, मैंने कहा था कभी भी कोई चीज है जैसे बर्फ है, ये सीधा क्या नहीं कर सकती, सीधा पानी में कन्वर्ट। जैसे कोई जमी हुई बर्फ है तो वो क्या होगी, पहले ठंडी होगी, ठंडे होने के बाद वो बर्फ ही रहेगी, उसके बाद कहां जाएगी, पानी में परिवर्तन होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है सर, पहले आपके पास एक बर्फ है, ठोस बर्फ है, ये बर्फ है, इस बर्फ का जो द्रव्यमान है वो कितने ग्राम है, 20 ग्राम की, कितने ग्राम की है, 20 ग्राम की है, 20 ग्राम की, और इसका टेम्परेचर अभी कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसको आप अगर ऊष्मा दोगे, कोई ऊष्मा दोगे तो इसको क्या बनेगा, यहां पे वापस बर्फ बनेगी, सीधा पानी नहीं बनेगा। -10 को पहले किस में लाना पड़ेगा, 0 पे लाना, कितने पे लाना पड़ेगा, 0 पे, तो बर्फ की वैल्यू तो उतनी रहेगी, 20 ग्राम में रहेगी, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 0, तो -10 पे बर्फ है, और 0 डिग्री पर भी क्या होती है, 0 डिग्री पर बर्फ ही रहती है, पानी थोड़ी होता है। उसके बाद इसको किस में बदल देंगे, पानी में, किस में बदल देंगे, पानी में, चलेगा। जो पानी बनेगा वो भी कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा, और कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का बदल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 ऊष्मा लग रही है, यहाँ तो एक बर्फ था, यहाँ पे क्या बन गया, पानी, बना कि नहीं बना, तो यहाँ पे क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था चेंज नहीं हो रही क्या, और जब किसी द्रव्यमान की अवस्था चेंज होती है तो उसको दी जाने वाली ऊष्मा कहलाती है गुप्त ऊष्मा, क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। भाई रूप चेंज हो गया मतलब कौन सी हो गई, गुप्त ऊष्मा। जबकि यहाँ पे आपने एक ऊष्मा और दी है जिसमें रूप चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, विशिष्ट ऊष्मा, कौन सी लगेगी, विशिष्ट ऊष्मा। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो भी आपको वस्तु दी है, जैसे -10, -20, -50 कुछ भी दिया है, उसको पहले आपको 0 पे लाना पड़ेगा, उस कंडीशन में उस रूप चेंज नहीं होगा। फिर आप बर्फ को क्या कर रहे हो, पानी में बदल रहे हो, तो बर्फ क्या कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है, लिक्विड अवस्था में जा रहा है, तो यहाँ पे जो ऊष्मा देंगे वो तो गुप्त ऊष्मा होगी, जबकि यहाँ पे जो ऊष्मा दी है उसमें रूप चेंज नहीं हुआ, रूप चेंज नहीं हुआ तो कौन सी ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा का आपके पास फॉर्मूला है, क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर ms डेल्टा T, यही तो है विशिष्ट ऊष्मा जो दी है। अब देखो m कितने, 20 ग्राम दिए आपको, इंटू s, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 0.5 करवा रखी है, इंटू डेल्टा T, टेम्परेचर कितना है, -10 से 0 गया तो कितना आएगा, 0 आएगा। भाई टेम्परेचर -10 से 0 जगह अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 10 का, कितने का आएगा, 10 का अंतर आएगा, कितने का अंतर आएगा, 10 का आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट हटाए नीचे कितनी 0 आएगी, 10 से 10 कट गया, आया कितना, 2 5 10, 1 0 पीछे, तो यहाँ पे कितनी कैलोरी लगी, 100 कैलोरी, वो एक नहीं ऊष्मा। अब देखो अगले में, देखो अगले में क्या हो रही है, गुप्त ऊष्मा है, क्या है, गुप्त ऊष्मा। और कोई चीज बर्फ है वो क्या हो रही है, पानी बन रही है, पानी नहीं बन रही क्या, तो गलन की जो गुप्त ऊष्मा वो कैसे निकलती है, Q बराबर क्या होता है, L m इंटू L m। भाई
पिघली है ना, भाप थोड़ी बनी है। जब पिघलते हैं तो क्या लगती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, पिघल ही है। चलेंगे तो Q बराबर M यानी कितनी वैल्यू है 20, भाई द्रव्यमान कितना है अभी भी 20 है, द्रव्यमान थोड़ी बदला है। और लेटेंट हीट, लेटेंट सॉरी मेल्टिंग लेटेंट, इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी भाई, बर्फ है ना, बर्फ ही तो बर्फ की कितनी होती है गुप्त ऊष्मा 80, कितनी होती है 80, दोनों को गुणा करो कितने आ गई 1600, कितनी आ गई 1600। तो देखो यहाँ पे थी बर्फ और यहाँ पे पानी बनी, तो ऊष्मा 2 बार देनी पड़ी, नहीं देनी पड़ी क्या, तो टोटल ऊष्मा क्या होगी 100 प्लस 1600, टोटल जोड़ दो कितनी होगी 1700। आंसर आया कि नहीं है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत समझे परेशानी, इतना उतार लो फिर चलते।